तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, आमिर खान की ये फिल्म थी गजनी। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने यह फिल्म देखी होगी। फिल्म की कहानी शॉर्ट में ये थी कि आमिर खान एक बड़े बिजनेसमैन एक लड़की से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही उस लड़की का कत्ल हो जाता है और फिर आमिर खान की लड़ाई होती है। उसके बाद सर पे चोट आती है और फिर आमिर खान एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अचानक वो चीज़ें भूल जाते हैं, फिर बाद में उन्हें याद आती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ये उस फिल्म में दिखाया था कि कुछ वक्त के लिए याददाश्त गायब। तो अपने दुश्मन को मारना है, लेकिन अब मेमोरी लॉस में दुश्मन का नाम कैसे पता चले। तो आमिर खान ने अपने पूरे बॉडी पर जगह जगह अपने दुश्मन के नाम, फ़ोन नंबर और क्यों मारना ये भी रीज़न सब लिख रखा था। ये गजनी की कहानी थी और इस फिल्म की खासियत ये थी कि इस फिल्म में ये वो शायद पहली फिल्म थी जिसमें कोई फिल्म हीरो के नाम पर नहीं रखी गई थी, बल्कि विलन के नाम पर रखी गई थी, क्योंकि इस फिल्म में विलन का नाम गजनी था। तो ये खैर पर्दे की फिल्म थी, रील मतलब लाइफ रील के ज़रिए ये फिल्म पर्दे पर आई और आप सब ने देखा, हम सब ने देखा। रियल लाइफ में क्या गजनी की कहानी दोहराई जा सकती है? सोचकर अजीब लगता है। लेकिन मुंबई से ऐसी एक कहानी आई है कि वाकई मतलब क्राइम की दुनिया में यूँ तो अजीब अजीब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये कहानी चौंकाती भी है और हैरान भी करती है। बात इसी वेडनेसडे की है। आज फ्राइडे है, 2 दिन पुरानी। वेडनेसडे की सुबह सुबह मुंबई के वर्ली इलाके में पुलिस स्टेशन को एक फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाला कहता है कि वर्ली इलाके में एक स्पा है जिसका नाम है सॉफ्ट टच स्पा। इस सॉफ्ट टच स्पा में एक शख्स का कत्ल हो गया है और लाश इस वक्त भी स्पा में पड़ी हुई है। सुबह के करीब 11 साढ़े 11 का वक्त था। फ़ोन आते ही पुलिस की टीम स्पा में पहुंचती है। वहां जाकर देखती है सचमुच एक शख्स की लाश पड़ी है। लाश की शिनाख्त करने में ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं, क्योंकि वो शख्स पुलिस का भी जानकार था, क्योंकि कभी वो पुलिस के लिए मुखबरी भी क्या करता था। वैसे उसका पेशा था आरटीआई एक्टिविस्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन के ज़रिए जानकारी निकालना, और उसके ज़रिए वो अपना काम किया करता था। नाम था गुरु वाघमेरे, उम्र करीब 52 साल। गला उसका काट दिया गया था किसी तेज़धार हथियार से, पेट में भी तेज़धार हथियार के निशान थे। पुलिस ने मौके का मुआयना किया, लाश को अपने कब्जे में लिया और फ़ौरन उसको नज़दीक के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब अपनी तफ्तीश शुरू की। तो सबसे पहले तो वाघमेरे की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, इसके अलावा पुलिस के लिए मुखबरी भी करता है। लेकिन ख़ास बात यह भी है कि उसके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज थे ब्लैकमेलिंग के। आरटीआई के नाम पर वो लोगों की जानकारी हासिल करता और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता, ख़ासतौर पर मुंबई में चोरी छुपे चलने वाले बार या फिर स्पा, मसाज पार्लर, ऐसे लोगों की। और इसकी वजह से दुश्मनी भी थी, उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग के कई केसेस भी थे। तो पुलिस तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश की शुरुआत होती उसी स्पा से, क्योंकि लाश वहीं मिली थी। अब इत्तेफाक से जब फ़ोन किया गया कि यहाँ लाश पड़ी है, तो पुलिस ने जब शुरुआती पूछताछ की तो स्पा के जो मालिक, उसका नाम संतोष शेरेकर ने पुलिस को कहानी सुनाई। उसने कहा कि रात करीब 12:30 का वक्त था। गुरु वाघमेरे उसके स्पा में आया था, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड थी। पुलिस ने कहा गर्लफ्रेंड कहाँ है? पता चला वो स्पा में ही है। स्पा के अंदर कुछ कमरे भी थे, तो वहीं कई बार उसके कस्टमर सो जाते थे। तब गर्लफ्रेंड सामने आई, गर्लफ्रेंड से पूछताछ हुई। गर्लफ्रेंड ने कहा कि ट्यूसडे को, यानी जिस दिन बॉडी मिली उससे एक दिन पहले, गुरु वाघमेरे का बर्थडे था, जन्मदिन। और जन्मदिन के दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और कहा चलो पार्टी करते हैं। इसके बाद वो उसे एक बार में ले गया। उसने कहा हम दोनों बार में थे, वहाँ ड्रिंक ली और फिर रात करीब 12:30 बजे बार से निकल कर इस स्पा में आ गए। मैं रूम में चली गई, गुरु वाघमेरे नीचे ही था। और उसके बाद मुझे पता नहीं, सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा उसकी लाश। तो मैंने वाघमेरे की लाश देखते ही संतोष शेरेकर जो ओनर थे उनको कहा पुलिस को फ़ोन करो। तो फिर पुलिस को उन्होंने फ़ोन किया। संतोष शेरेकर ने भी यही बयान दिया, स्पा मालिक,
कि ये लोग रात 12:30 के बाद आए, दोनों साथ थे, लड़की ऊपर चली गई, वो नीचे था। हमारे स्टाफ जो थे उसने अपनी कहानी बताई कि कल हमने अपने स्टाफ, जो हमारा मैनेजर और एक लेडी स्टाफ, इन लोगों को डिनर पे बाहर ले गया था, पार्टी थी, किसी बार में गए, फिर रात 1:30 बजे लौट आए और तब तक सब ठीक था, फिर मैं भी चला गया, सुबह लाश पड़ी थी। अब पुलिस की इस कहानी में दो अहम चीज़ थी। पहली, वो बार जहां गुरु वाघमेरे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बर्थडे पार्टी मनाने गया, और दूसरी ये स्पा जहां पे लाश मिली। सबसे पहले पुलिस ने उस बार के सीसीटीवी फुटेज और वहाँ के लोगों से पूछताछ की, पता चला हाँ गुरु वाघमेरे वहाँ आया था और लगभग रात 12 के बाद निकला था, मतलब बयान सच था लड़की का भी और स्पा मालिक का भी। अब पुलिस ने बार के बाहर के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। उसने देखा कि रात जब ये निकल रहे हैं तो अचानक पुलिस की नज़र पड़ी पीछे पीछे एक स्कूटर पर दो लोग, और दोनों ने रेन कोट पहन रखा है, इसकी वजह से उनकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई में इधर लगातार बारिश हो रही है, आपको पता ही है, तो रेन कोट कोई पहने तो किसी को चौंकने की ज़रूरत नहीं है, बारिश से बचने के लिए पहनते हैं। तो पुलिस ने देखा वो दो लोग निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर ज़्यादा ध्यान पुलिस ने दिया नहीं। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे से वो गायब। अब पुलिस ने स्पा के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया ताकि पता चले कि वो स्पा कितने बजे आया, लड़की और स्पा मालिक सच कह रहा है झूठ। तो पुलिस ने जब स्पा के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो देखा कि हाँ वो दोनों करीब 12:30 के आसपास स्पा में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन अचानक नज़र कैमरे पर पड़ी और पुलिस ने देखा कि वही दो लोग जो रेनकोट पहने हुए थे वो भी इन दोनों के पीछे पीछे चले आ रहे हैं। तो अब बार से यहाँ तक अच्छी खासी दूरी थी और बार के बाहर भी इन दोनों को निकलने के बाद वो पीछे पीछे, और स्पा पहुँचने के बाद भी दोनों पीछे पीछे। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि कत्ल के साथ इन दोनों का कोई रिश्ता ज़रूर है। लेकिन चेहरा था नहीं, रेनकोट पहने हुए थे, तो आइडेंटिफाई कैसे करें? स्कूटी का नंबर नहीं था जिस पे वो बैठे हुए थे, दिख ही नहीं रहा था। तभी पुलिस ने और कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगालने का फैसला किया तो देखा कि स्पा के पास एक शॉप है, पान की दुकान, पान और सिगरेट की। तो ये दोनों जब निकल गए तो वो दोनों उसी दुकान के पास खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। फिर कैमरे में दिखा कि वो दोनों में से एक बंदा उस दुकान में जाता है और वहाँ से कुछ ख़रीदता है और उसके बाद मुंह में डालता है। वो शायद कोई गुटखा लिया था उसने। अब पुलिस के लिए ये काम बड़ा इम्पोर्टेंट था कि इस दुकान से इसने कुछ लिया है, तो शायद दुकान से कुछ जानकारी मिले उन दोनों के बारे में। पुलिस की टीम अब उस दुकान में पहुंचती है। दुकान में पहुंचने के बाद वो बताती है कि रात सीसीटीवी कैमरे में वक्त था उसमें कि ये टाइम है, इस टाइम पे कोई आया था कि नहीं आया था। दुकानदार देखता है और फिर बताता है कि हाँ साहब, रेनकोट में दो लोग आए थे। तो क्या लिया? उसने बताया कि गुटखा लिया था। अच्छा, अब पुलिस लौट ही रही थी कि तभी याद आया कि यार पूछ लूँ, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है। उन्होंने कहा कि तुमने चेहरा ठीक से देखा? बोला नहीं साहब, चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था, और कोई निशानी, बोला इतने लोग आते हैं याद नहीं है। चलते चलते वापस पुलिस मुड़ी और कहती कि अच्छा उन्होंने पैसे कैसे दिए? गुटखा की कीमत 5-10 रुपये, जनरली इतना लोग कैश दे देते हैं। लेकिन जब पान दुकान ने बताया कि साहब उन्होंने यूपीआई किया था पे, मतलब पेटीएम पे जो होता है, तब पुलिस को पहली बार लगा कि कुछ क्लू मिलेगा। उन्होंने कहा अच्छा रात इतने बजे, वो टाइम था जो करीब 12:30 से 1 के दरमियान, क्योंकि वो दोनों स्पा में जा चुके थे और ये लोग बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे थे। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे इसने लिया, वो तमाम पेटीएम की जो बैलेंस थे पुलिस ने दुकानदार से चेक करने के लिए कहा। उसने चेक करने लगा और अचानक उसे याद आया, चूँकि उसने 2 गुटखा लिया था, करीब 20 रुपये का पे किया था, और उसने पे किया था यूपीआई आईडी से अपने पेटीएम के थ्रू। अब यूपीआई आईडी के ज़रिए जब आप पेमेंट करते हैं किसी को तो मोबाइल नंबर आ जाता है उसमें। अब यूपीआई आईडी के ज़रिए उसका नंबर और नाम दोनों आ गया। आप देखेंगे तो नाम भी आ जाता है, और नहीं भी आया नाम तो फिर उस नंबर से आप उसका नाम भी निकाल सकते हैं। तो पुलिस के सामने वो नाम आया, नाम था फिरोज़ अंसारी। अब पुलिस के पास नाम है और नंबर है, पुलिस वहाँ से निकलती है। अब उस नंबर को खंगालने की कोशिश करती है कि जिस फिरोज़ अंसारी के नंबर पे रात, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे की देर रात किन किन नंबरों पर कॉल किया गया और वो किस किस से उसने बात की। तो जब फिरोज़ अंसारी के मोबाइल में झांका गया
पुलिस ने देखा कि उस दरमियान अगर बार से लेकर इस्पा तक के 2 घंटे के बीच की बात करें, और फिर पुलिस को हैरानी हुई कि सुबह सुबह 4-5 बजे भी उसी नंबर से बात हो रही है। अब एक नंबर जिससे सबसे ज़्यादा बार इस पूरे इंसिडेंट के दौरान बात हो रही है, वो एक ही नंबर था। पुलिस ने जब उस नंबर को निकाला कि ये नंबर किसका है, तो पुलिस हैरान थी। इधर पुलिस की एक टीम ये सारी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी ताकि कातिल तक पहुंचे। अब नंबर मिल गया, जिस नंबर से फिरोज अंसारी बातचीत कर रहा है वो नंबर भी अब पता चल गया किसका है। इधर दूसरी टीम बाकी चीज़ों की तफ्तीश में लगी हुई है, और तभी केस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के पास, अब चूंकि सुबह तो हो ही चुकी थी दिन, अस्पताल के मुर्दा घर से एक फ़ोन आता है। पूछता है, हाँ डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्योंकि मर्डर कैसे हुआ ये एक बड़ा ओपन सीक्रेट था। गला कटा हुआ था, तेज धार हथियार से, पेट पे भी तेज धार हथियार से वार किया गया था, तो ज़्यादा खून बहने की वजह से और गर्दन के नस कटने से मौत हो गई होगी, इसमें कोई हैरानी तो थी नहीं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको ये नहीं बताने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया कि ये गला कैसे कटा, मतलब कैसे मौत हुई, बल्कि एक अजीब चीज़ बताने के लिए फ़ोन किया। अब पुलिस अफसर के कान खड़े कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जब इसको हमने अभी लिटाया है पोस्टमार्टम टेबल पर पोस्टमार्टम करने के लिए, तो पोस्टमार्टम करने के लिए आपको सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे ही इसका पैंट उतारा, एक अजीब चीज़ दिखाई दी। इसके पैर के दोनों जांघों पर कुल 22 नाम लिखे हुए हैं, और वो नाम किसी पेन या किसी और चीज़ से नहीं, क्योंकि वो तो अब धुल जाएगा, मिट जाएगा नहाने धोने में। उसने कहा ये सारे के सारे नाम उसने टैटू की तरह गुदवा रखे हैं, बाकायदा सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 तक नाम है। और पहली जांघ पर इसके पूरे नाम जब भर गए, जगह बची नहीं, एक बोर्ड की तरह, ब्लैक बोर्ड की तरह, तो उसके बाद अब इसने दूसरे जांघ पे नाम लिखवाना शुरू किया और गुदवाना शुरू किया, और उसमें अब भी कुछ जगह है, लेकिन 22 नाम पूरे इसके उस पर लिखे हुए हैं। अब पुलिस के लिए बड़ी हैरानी की बात है, ये 22 नाम क्यों लिखेगा, कौन होंगे वो लोग, और इतनी तकलीफ उठाकर वो गुदवा रहा नाम एक एक कर। फिर डॉक्टर ने कहा कि इन नामों के ऊपर उसने 3 लाइनें और लिखी हैं शुरुआत में, उसके बाद नाम की गिनती शुरू होती है, और वो तीनों लाइन मराठी में है। और वो लाइन ये है कि मैं अपने दुश्मन के नाम डायरी में लिख कर जा रहा हूं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इन्हीं में से जांच कीजिएगा। ये उसकी लाइन है कि मैं अपने दुश्मन के नाम डायरी में लिख कर जा रहा हूं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इन्हीं में से जांच कीजिएगा। अब सवाल ये था यहाँ पे 2 कि क्या उसने डायरी में अलग से लिखे है या फिर उसने अपने पैरों या जांघ को ही डायरी बता डाला। खैर, अब ये सुनकर पुलिस वाले के होश उड़ गए कि ये क्या है यार, मतलब जांघ पे उसने नाम लिखा है 22 दुश्मनों के, कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन्हीं का नाम लीजिए। डॉक्टर साहब ने ये बताकर फ़ोन रख दिया। इधर दूसरी टीम लगी हुई थी, उसने जिस शख्स ने पीछा किया था रेनकोट पहनकर 2 लोग, उस पान की दुकान से उसका नंबर मिल चुका था, और उस नंबर पे उस रात सबसे ज़्यादा जिससे बात हो रही थी वो नंबर भी मिल चुका था। और वो टीम अब इंस्पेक्टर को, आईओ को, जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है, उसको ये रिपोर्ट देता है कि साहब वो जो दोनों रेनकोट वाले उनमें से एक की पहचान हो गई है, उसका नाम है फिरोज़ अंसारी। और फिरोज़ अंसारी ने वारदात वाली रात एक नंबर पर सबसे ज़्यादा जो बात की है, तो पुलिस वाला कहता है कि रुको, कहीं जिस नंबर पे उसने सबसे ज़्यादा बात की है उसका नाम संतोष शेरेकर तो नहीं है। अब सामने वाला चौंकता है कि मेरे बताने से पहले साहब को कैसे पता। तो बोला बिल्कुल, उस नंबर से सबसे ज़्यादा जो बात की रात को वो संतोष शेरेकर है, और संतोष शेरेकर कोई और नहीं, उसी इस्पा का मालिक था जिस इस्पा में गुरु का कत्ल हुआ था। इतना सुनना था। पुलिस के अब तक तफ्तीश में वही साहब दे रहा था, गवाही दे रहा था कि मैं रात को था, सुबह हुआ। अब पुलिस संतोष शेरेकर को उठाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। उधर डॉक्टर उस दोनों जांघों की तस्वीर व्हाट्सअप करता है पुलिस वालों को कि सर ये 22 नाम है। पुलिस वो नाम देखती है, बस उसमें एक नाम की तलाश थी, क्या उन 22 नामों में संतोष शेरेकर का नाम है कि नहीं। और पुलिस को बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, क्योंकि 1 2 3 4 5 के बाद जैसे ही 6ठे नंबर पर पुलिस की नज़र गई,
उस छठे नंबर पर गुरु के दुश्मन के तौर पर इसी संतोष शेरेकर का नाम लिखा हुआ था। यानी मरने वाला अपने दुश्मन के नाम अपनी जांघ पर लिख कर गया था और इस कातिल का नाम छठे नंबर पर था। अब जांघों पर दुश्मन का नाम, उसी दुश्मन के ठिकाने पर कत्ल और उसी दुश्मन से कातिल के फ़ोन पर लगातार बातचीत, ये सारी चीज़ें काफ़ी थी पुलिस को कन्विंस करने के लिए कि इस कत्ल के पीछे संतोष का ही हाथ है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है। थोड़ी देर के बाद सारी कहानी सामने आ जाती। तो पहले संतोष शेरेकर की कहानी। संतोष शेरेकर वर्ली इलाके में सॉफ्ट टच स्पा के नाम से एक स्पा चलाता था। कहने को स्पा था, लेकिन इसमें गलत धंधे भी होते थे, जिसमें फरोशी के भी धंधे होते थे, लेकिन उसका धंधा ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान में हुआ ये कि गुरु वाघमेरे एक आरटीआई एक्टिविस्ट था और पुलिस के लिए मुखबिर भी करता था। तो वो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालता और उसी आरटीआई इन्फॉर्मेशन के नाम पर वो उन लोगों को ब्लैकमेल करता जिनकी इन्फॉर्मेशन वो निकाला करता था। जैसे कि इस स्पा को किस तरीके से लाइसेंस मिला, यहाँ क्या होना चाहिए और वहाँ क्या हो रहा है। अब उसके नाम पे वो मालिक को ब्लैकमेल करता और उनसे पैसे वसूलता। तो संतोष शेरेकर उसे कई बार पैसे दे चुका था और वो इतनी बार दे चुका था कि अब थक गया कि यार बार बार ये ब्लैकमेल करता और पैसे देने पड़ते हैं और ना दूँ तो स्पा बंद हो जाएगा। तो तंग आ गया। उसने कहा इसका कुछ करना है। फिर उसने तय किया कि इसको रास्ते से हटा देते हैं। पर कैसे हटाए? फिर उसे याद आया कि नवी मुंबई में एक स्पा चलाने वाला और शख्स है और उसका नाम है फिरोज अंसारी। फिरोज अंसारी का भी स्पा वैसे ही था जैसा संतोष शेरेकर का, और उसमें भी स्पा के नाम पर स्पा की आड़ में गलत धंधा करता था। इत्तेफाक से गुरु वाघमेरे का एक शिकार वो भी था। आरटीआई के नाम पे उसने उसको भी ब्लैकमेल किया, खूब पैसे लिए। लेकिन 2023 में एक बार फिर उसने जब उससे ब्लैकमेलिंग कर पैसा लेना चाहा तो फिरोज अंसारी को गुस्सा आ गया और उसने देने से मना कर दिया। उसने कहा जो करना कर लो। गुरु वाघमेरे पुलिस के लिए मुखबिरी करता ही था, पुलिस वालों से ठीक ठाक उसकी सांठगांठ थी, बल्कि कई ब्लैकमेलिंग के पैसे कायदे से पुलिस वालों को भी देता था। तो उसने जाकर बता दिया फिरोज अंसारी इस तरह से कह रहा। पुलिस की टीम ने रेड मारा और रेड के दौरान वहाँ कुछ लड़कियाँ और लड़के पकड़े गए और उसके आड़ में फिरोज अंसारी की स्पा को बंद कर दिया गया और वो तब से बंद था। अब स्पा बंद होने से फिरोज अंसारी गुस्से में था, गुरु वाघमेरे से बदला लेना चाहता था। इधर संतोष शेरेकर लगातार बार बार पैसे देकर परेशान था गुरु को। तब उसे कहानी पता थी फिरोज अंसारी की। उसने फिरोज अंसारी को कांटेक्ट किया और कहा कि देखो हम सबको एक ही शख्स परेशान कर रहा है, इसका कुछ फाइनली करते हैं। तो संतोष शेरेकर ने कहा कि एक काम करते हैं, गुरु को रास्ते से हटा देते हैं। फिरोज अंसारी तैयार हो गया, पर ये दोनों अपने हाथ से कत्ल नहीं करना चाहते थे। इन्होंने कहा इसके लिए किसी को हायर करते हैं। संतोष शेरेकर ने कहा ठीक है, पैसे मैं दूंगा। उसने 6 लाख रुपए दिए फिरोज अंसारी को। फिरोज अंसारी ने कहा ठीक है। उसने दिल्ली में रहने वाले अपने एक जानकार, अपने एक दोस्त जिसका नाम साकिब अंसारी है, उसको कांटेक्ट किया और कहा कि मैं तुझे 4 लाख रुपए दूंगा, तुझे एक कत्ल करना है। साकिब अंसारी तैयार हो गया। उसके बाद वो दिल्ली से सीधे मुंबई पहुंचता है। मुंबई पहुंचने के बाद अप्रैल में वो मुंबई पहुंचा और 3 महीने तक ये रेकी होती रही कि गुरु वाघमेरे कहाँ जाता है, कैसे आता, कब आता। इस दौरान में संतोष शेरेकर ने कभी गुरु पे जाहिर नहीं करने दिया कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, क्या हूँ। बीच में उसने कुछ पैसे भी दे दिए और बोला भाई हमें बख्श दो, आते जाते रहा करो। तो अक्सर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके स्पा में भी जाता जिसे वो ब्लैकमेल करता था। तो पूरी उसकी रेकी कर ली। उसके बाद उन्हें पता चला कि ट्यूसडे को गुरु का जन्मदिन है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बार में है। और फिर उसने शेरेकर को कहा मैं कि तुम्हारे स्पा में आऊँगा। उसने भी कहा ओ भाई तुम्हारा बर्थडे है, मनाएंगे। और उसने ये खबर फिरोज अंसारी को दी। फिरोज अंसारी ने साकिब अंसारी को। फिर चूँकि अब साकिब अंसारी नया था मुंबई के लिए, उसने कहा मैं भी चलता हूँ। तो फिरोज साकिब को अपने साथ स्कूटी पे बिठाता है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से रेनकोट का 2 फायदा हुआ। एक तो चेहरा पहचान भी नहीं आएगा, कैमरे में कैद नहीं होगा सीसीटीवी। दोनों ने रेनकोट डाला और उस बार के बाहर पहुंच गए जहां पर गुरु और उसकी गर्लफ्रेंड थी। वहां बाहर इंतज़ार किया। रात जब 12 बजे के आसपास दोनों वहां से निकले तो पीछा किया, क्योंकि कत्ल स्पा के अंदर ही करना था।
उसके बाद वो दोनों स्पा में चले गए। इधर उसी प्लानिंग के तहत संतोष ने अपने पहले स्टाफ को कहा, चलो आज डिनर पार्टी तुम लोगों को करवाता हूँ। वो अपने मैनेजर, एक लेडी स्टाफ और एक और स्टाफ, उन तीनों को ले गया एक बार में। वहाँ उनको ड्रिंक पिलाया, खाना खिलाया और फिर वो लोग वापस आए और 1:30 बजे पूरा स्टाफ स्पा से बाहर निकल गया। अब सिर्फ स्पा के अंदर संतोष, गुरु और उसकी गर्लफ्रेंड थी। शेरकर ने उसकी गर्लफ्रेंड को कहा, तुम कमरे में जाओ, आराम करो, हम थोड़ा इससे बात करते हैं। और उसके बाद उसने इशारा दिया। बाहर खड़े हुए थे दोनों अंसारी, फिरोज़ और साकिब। इशारा मिलते ही वो स्पा के अंदर घुसे। अंदर आते ही उन्होंने 7,000 का नया ब्लेड खरीदा गया था। उस 7,000 के न्यू ब्लेड से सीधे एक ने पकड़ा और दूसरा जो साकिब दिल्ली से इसी काम के लिए गया था, उसने गले पे वो ब्लेड को घुमा दिया। फिर यकीन करने के लिए कि वो मर जाए, उसके पेट पे भी कई वार किया। और उसके बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि ये मर गया है, तो उसी हालत में छोड़कर वहाँ से संतोष शेरकर भी निकल गया। वो दोनों भी निकल गए। उधर उसकी गर्लफ्रेंड उसी स्पा के अंदर रूम में सो रही थी। वो सुबह उठी, 9:30 बजे नीचे आई और देखती है कि गुरु की लाश पड़ी हुई है। वो चीखती है और फिर सीधे पहला कॉल संतोष शेरकर को करती है। कहती, मैंने देखा अभी अभी और वो गुरु तो मर गया। इसके बाद उसी वक्त फ़ोन करने की बजाय संतोष शेरकर करीब 1.5 घंटा लेता है। उसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है, यानी पुलिस को कॉल करने वाला वही था। अब पुलिस उसको तो पकड़ ली, फिर फिरोज अंसारी को भी पकड़ लिया गया। उधर साकिब कत्ल करने के बाद मुंबई से दिल्ली के लिए निकल गया था, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी, ट्रेन लेट हो गई। पुलिस ने उसका पीछा किया क्योंकि फिरोज अंसारी उसको बता चुका था किस ट्रेन में बैठा है। कोटा के पास मुंबई पुलिस की टीम ने साकिब को धर दबोचा और उसे वापस लेकर मुंबई पहुंच गई। 3 लोग अभी तक इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। अब बाकी लोगों को पुलिस खंगाल रही कि उनका क्या रोल है, खासतौर पर उसकी गर्लफ्रेंड का भी इसमें कोई रोल है कि नहीं है। अगर इतनी जल्दी ये केस सॉल्व ना होता तो मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग केस ये होने जा रहा था, इसलिए कि एक शख्स जो मरा है अपने दुश्मन के तौर पर अपनी ही बॉडी में उनके नाम लेकर घूम रहा, 22 नाम। तो हो सकता था पुलिस हर एक 22 एक नाम खंगालती, लेकिन ऐसा होता उससे पहले उस लिस्ट में 6ठे नंबर पर दर्ज उस कातिल का नाम और उसकी गिरफ्तारी और ये सबूत पुलिस के हाथ लग गए। तो जो बाकी 21 नाम लिखे हुए हैं वो कम से कम इत्मीनान की सांस लेंगे कि चलो हम बच गए। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया और 30 जुलाई तक इन सभी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब बाकी मामले की तफ्तीश जारी है। तो याद कीजिए वो गजनी फिल्म और याद कीजिए ये कहानी। और ये तस्वीर आपने देखी किस तरीके से दोनों थाई पे यानी जांग पर नाम की पूरी लिस्ट। पता नहीं, मैंने इससे पहले रियल लाइफ में ऐसा क्राइम और ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने अपने दुश्मनों के नाम अपने जिस्म पर यूं गुदवा रखे। खैर यही तो क्राइम में होता है, हर बार कुछ ना कुछ नया चौंका जाता है। तो कहानी में आज इतना ही। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।